तो क्लास शुरू करें। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। जी सर आ रही है। तो संख्या बहुत कम है, समय तो ठीक है। मैंने समय से अपना भेज भी दिया था, आज लिंक पुनः भेज दिया। तो हम लोग यूनिट के बिल्कुल आखिरी यूनिट के बिल्कुल एकदम आखिरी सोपान पर हम लोग आ गए हैं, फर्स्ट यूनिट के। इसके बाद फर्स्ट यूनिट में के बाद हम लोग अब प्रवेश करेंगे लोक प्रशासन के लोक प्रशासन भारत के संदर्भ में या भारतीय लोक प्रशासन का ये आखिरी हम लोग यूनिट के आखिरी वो चैप्टर कह लीजिए, लेक्चर लीजिए। ये तो लेक्चर वाइज डिवीजन होता है, तो ये हमारा पाठ्यक्रम लेक्चर आधारित होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का या केंद्रीय विश्वविद्यालय का पाठ। तो आज का लेक्चर है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर मैं सीधे वार्ता प्रारंभ करूं, इसके पहले मैं आप फ्रेश कर देना चाहता हूं कि क्या केंद्रीकरण है और क्या विकेंद्रीकरण। जब राजनीति विज्ञान में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका अर्थ होता है सीधे कि यह शक्ति के विषय में बात की जा रही है, सत्ता के विषय में बात की जा रही है। यह सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन है, यह अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन है। यह डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की जो अवधारणा आई है वह शक्ति, सत्ता और अधिकारों को लेके है। शक्ति, सत्ता और अधिकार जहां पर एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं उसका हम केंद्रीकरण कहते हैं। और जहां सत्ता का विभाजन हो जाता है, जहां पर पावर ऑफ सेपरेशन हो जाता है, जहां शक्ति का विभाजन हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। ये बात तो सब फर्स्ट ईयर की है और इसीलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं कि बेटा आप लोग लगातार अगर राजनीति विज्ञान के मर्म को समझना है, राजनीति विज्ञान को ठीक से आप सबको जानना है, तो कृपा करके सभी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को भी पढ़ते रहिए, तभी आप बीए थर्ड ईयर के साथ पढ़ते हुए आप जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे और इस अवस्था में पढ़ लेंगे तो आपकी स्थिति राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक अच्छी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को अवश्य ही ये पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर में आपने शक्ति का अध्ययन किया, आपने अधिकारों का अध्ययन किया, आपने सत्ता का अध्ययन किया, सत्ता किसे कहते हैं, आपने राज्य पढ़ा है। तो जो राज्य नामक संस्था होती है, राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति, नागरिक उसमें सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, समाज विधि के अनुसार संचालित हो और उन नागरिकों को एक संविधान और विधि के अनुसार शासन चले। राज्य स्थापित इसलिए लोगों ने किया, राज्य की उत्पत्ति और राज्य की स्थापना नागरिकों ने या प्रजाजनों ने, नागरिकों ने, राज्य में रहने वाले लोगों ने इसलिए की ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके, हम रोज रोज के आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सके। इसीलिए राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई है। तो राज्य हमें सुरक्षा देता है और राज्य और व्यक्ति का जो अंतर संबंध होता है, हम पहले से ही राज्य को स्थापित करते हैं तो यह मान के चलते हैं कि राज्य हमारे ऊपर शासन करेगा। लेकिन मजे की बात यह है, बड़ा दिलचस्प है कि यह जो राज्य नामक संस्था है वह एक अमूर्त संस्था है, हम राज्य को देख नहीं सकते। जैसे भारत राज्य है, आपने राज्य पढ़ा, तो भारत राज्य को आप देख नहीं सकते हो, भारत राज्य को आप
ठीक से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब, कच्छ का रनवे, खंभात की खाड़ी, कच्छ का रनवे, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के कामरूप घाटी तक, बांग्लादेश के धुबरी बैराज तक, सीमा तक, यह जो विस्तृत भूक्षेत्र है, इसको हम भारत कहते हैं, इसको हम इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में। और ये इंडिया इसलिए बना हुआ है कि इसके पास शक्ति है, एक एथॉरिटी है। वो एथॉरिटी कैसी है? वह एथॉरिटी लोगों द्वारा वैधानिक सरकार का निर्माण है। लोगों ने, हम भारत के लोगों ने एक संविधान का निर्माण किया और संविधान के माध्यम से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का गठन हुआ। विधायिका हमारे लिए विधियां बनाती है, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका हमारे ऊपर शासन करती है और न्यायपालिका देखती है कि प्रजा के अधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, शासन के दोनों अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्य नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, यह देखना कि देश का शासन संविधान के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, इन सारी चीजों का परीक्षण करना, इन अवयवों पर वार्ता करना, यह होता है संविधान के अनुसार। और इसीलिए राज्य की स्थापना हुई है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। राज्य अमूर्त है, इम्प्लाइडली कंसेप्ट है, एक प्रच्छन्न विचारधारा है। लेकिन राज्य की एक सरकार होती है। राज्य की सरकार कैसे होती है? भारत के लोगों ने संविधान बनाया, या कि दुनिया के किसी भी सभ्य राज्य के नागरिकों ने अपना संविधान बनाया है। शासन के तीनों अंग बनाए हैं और ये शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, तो प्रजाजनों का संरक्षण करते हैं और प्रजाजनों के विकास के कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। यह प्रशासन का मौलिक उद्देश्य है। तो राज्य की सत्ता होती है और वो सत्ता वैध होती है। किसके द्वारा वैध होती है? उसको वैधता लोगों द्वारा, लोकतंत्र में लोगों द्वारा उसकी वैधता दी गई है। और ये वैधता दो प्रकार से दी जाती है। यह वैधता दो प्रकार से है। पहली वैधता कि सरकार का गठन कैसे होगा, इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में किया गया है। और भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया गया है? भारत के लोगों के द्वारा। तो पहली वैधता भारत के लोगों के द्वारा दी गई है संविधान बनाकर। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन संस्थाएं हैं जो इसके भारत राज्य के प्रशासन या दुनिया के किसी भी सभ्य राज्य के प्रशासन का परिचालन करती हैं, संचालन करती हैं, उनका डायरेक्शन करती हैं। अब जो ये कार्यपालिका होती है उसमें संविधान में शक्ति दी हुई है। वो सत्ता है, सत्ता का निर्माण, एक एथॉरिटी का निर्माण। एथॉरिटी माने कार्यपालिका। कार्यपालिका एक वैधानिक सत्ता है, अथॉरिटी है, इसलिए कि उस सत्ता संविधान में किया जाता है और संविधान को लोगों द्वारा है, इसलिए वह सत्ता अथॉरिटी वैध और सत्ता में शक्ति निहित होती है। सत्ता में क्या होती है? शक्ति निहित होती है। शक्ति किसे कहेंगे? यह मैंने पेपर अपने हाथ से उठा लिया, यह मेरे हाथों की शक्ति है कि इस पेपर को चाहे हल्का हो या बड़ा, तो हम कहेंगे कि यह संपन्न किया। तो हाथों में यह सामर्थ्य थी, शक्ति थी कि इस पेपर को पकड़ ले और पेपर को सामने कर दे। तो ये इसे हम शक्ति कहते हैं। जब सत्ता अपने अधिकार है तब हम उसे शक्ति कहते हैं। वो अपने अधिकार को एक्सरसाइज करता है, प्रयोग करता है,
तब जब प्रयोग करता है तो उसे हम शक्ति कहते हैं। और सदैव सत्ता में ही वैधता होती है और उसीलिए उसकी शक्ति भी वैध हो। सत्ता में शक्ति होती है और वो वैध शक्ति होती है, वो वैध शक्ति होती है। और वह वैध इसलिए होती है कि उसको जनता द्वारा एक तो संविधान बना करके और दूसरा जनता द्वारा उस सरकार को वैधता दी जाती है, अर्थात सरकार का निर्वाचन जनता के माध्यम से होता है। तो इसे हम कहते हैं शक्ति, सत्ता में शक्ति निहित होती है। और हम कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इस शक्ति को हम कैसे कहेंगे कि इसमें शक्ति निहित है। जिलाधिकारी के पास शक्ति है कि वह उप जिलाधिकारी और जनपद में रहने वाले किसी भी अधिकारी या छोटे कर्मचारी को निर्देश दे सकता है, किसी भी छोटे कर्मचारी को निर्देश दे सकता है। तो सत्ता में शक्ति होती है, निहित होती है, वह किसी को आदेश और निर्देश दे सकता है और आदेश निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की भी शक्ति उसी सत्ता में निहित होती है। तभी हम कहते हैं कि उस शक्ति में, उस सत्ता में शक्ति निहित है, क्योंकि उस सत्ता ने आदेश के उल्लंघन होने पर अमुक व्यक्ति को दंडित कर दिया। विधियों का पालन न होने पर, विधि का आचरण न करने पर, कोई व्यक्ति विधि के अनुसार आचरण नहीं करता है, जाकर किसी की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, होमिसाइड कर देता है, तो भारत की विधि में उसका प्राविधान है और उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंडादेश न्यायालय देगा। तो ये प्राधिकृत सत्ता की, न्यायिक सत्ता की शक्ति होती है कि विधि के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को वह कठोरतम दंड निर्गत करता है या देता है। तब हम कहेंगे कि उस न्यायपालिका में शक्ति है, क्योंकि उस अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका ने अपराधी को दंडित कर दिया। इसी प्रकार सत्ता, जहां भी सत्ता होती है, तो अब हमने समझ लिया शक्ति, सत्ता और उसका अधिकार। अब यही से समझने वाली बात है, ये सारे लोग समझ गए हैं शक्ति क्या है, सत्ता क्या है और अधिकार क्या है। अधिकार विधि या संविधान द्वारा जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को सत्ता के संचालन का अधिकार देती है, तब हम संचालन करने की शक्ति उसमें देती है, उसे आदेश और निर्देश देने की शक्ति जब उस संविधान द्वारा उस अधिकारी में न्यस्त कर दिया जाता है या ट्रस्ट कर दिया जाता है या दे दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि वह सत्ता वैध है, संवैधानिक है, विधिक है और उसे दंड देने की भी शक्ति है, अर्थात उसमें शक्ति भी है, सत्ता है, शक्ति है और अधिकार है। क्योंकि उन अधिकारों का प्रयोग उस अधिकारी ने शांति व्यवस्था की प्रतिस्थापना या संविधान या विधि के अनुसार शासन चलाने के लिए दिया है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई सभी को। एक बार मैंने बीए फर्स्ट ईयर को ही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, ताकि आप डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। सभी लोग समझ गए? यस सर। ठीक, अब ये इतनी चीजें समझ में आ गई, ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें थे। अब हम आते हैं कि ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है। अब देखिए, अब इसको थोड़े से बारीकी से हम लोग समझेंगे तो लिखना तो बहुत आसान है, आप इस पर लिख लेंगे, मैं नहीं भी नोट लिखाऊंगा तो बड़ा आसान है। शुरू में प्रारंभ में कल्पना करिए जब राज्यों की स्थापना हुई होगी, राज्य बने हैं और राज्य के उत्पत्ति के आपने अनेक सिद्धांत पढ़े हैं। उसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा है, अर्थात डिवाइन थ्योरी पढ़ी है आपने।
वो धार्मिक थ्योरी पढ़ी है, डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी है कि धर्म ने राज्य को जन्म दिया है। राज्य ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का अवतार है। राज्य ने ईश्वर ने राज्य की रचना की है। पोप ग्रेगरी सप्तम कहता था, लुई 14वां कहता था, आई एम द स्टेट। ये पादरी लोग थे और कहते थे कि हम ही राज्य हैं। तो एक अवधारणा यह भी है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। एक अवधारणा है कि राज्य का निर्माण शक्ति ने किया है। कैटलिन नामक विचारक कहता है कि शक्ति के कारण ही राज्य का अस्तित्व हुआ। फिर बाद में हाब्स ला क्रूसो ने संविदावादी विचार कहा कि लोगों ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। तो ये अनेक सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के। ईश्वरीय सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, संविदावादी सिद्धांत है। तो ये राज्य नामक संस्था की स्थापना केवल और केवल अराजकता को दूर करने के लिए हुई है, क्योंकि समाज में मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। आप बीएस सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, एरिस्टोटल को पढ़ा होगा आपने, अरस्तु को पढ़ा होगा। अरस्तु क्या कहता है? मानव की दो प्रवृत्तियों ने, उसने कहा कि राज्य स्वाभाविक है। राज्य को अरस्तु ने भी स्वाभाविक कहा कि परिवार से गांव, और गांव से मिलकर के जो बड़ी संस्था बनती है वो स्टेट है, और स्टेट में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इसलिए उसने कहा कि राज्य एक नेचुरल कंसेप्ट है, राज्य एक प्राकृतिक संवास है। तो यह जो राज्य नामक संस्था की स्थापना की गई, उसका मौलिक उद्देश्य यही था कि नागरिकों को या व्यक्तियों को अराजकता के वातावरण से दूर करके एक शांति की व्यवस्था की स्थापना की जाए। और इसी के लिए मनुष्यों ने राज्य नामक संस्था को खोजा और उसके विभिन्न सिद्धांत बनाए कि यह जो राज्य है, यह राज्य व्यक्तियों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अब मैं आपको विषय की ओर ले चलता हूं। बिल्कुल जितनी बातें मैंने अब तक की है वह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मौलिक पहचान कराने के लिए, उसकी मूल अनुभूति कराने के लिए मैं वार्ताएं, ये संवाद आपसे लेक्चर दे रहा हूं आपको। अब देखिए, जब राज्य की उत्पत्ति होती है, सारे सिद्धांत आते हैं। इस सिद्धांत के मूल में क्या था? इस सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य क्या था? राज्य में शांति का परिवेश और पर्यावरण, शांति का माहौल स्थापित करना, अराजकता को दूर करना, शांति को स्थापित करना, जिसमें जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सकता है। क्योंकि जब राज्य में गृह युद्ध होता रहेगा, राज्य के नागरिक ही आपस में टकराते रहेंगे, तब वहां विकास की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। और यह भी सत्य है कि एक व्यवस्था में बंधने के लिए, संविधान और विधि का निर्माण करने के लिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का निर्माण करने के लिए राज्य के नागरिकों ने संविधान और राज्य को बनाया है, और राज्य को बनाने के बाद अपना संविधान बनाया है। यह सब इसीलिए कि राज्य का शासन विधि और संविधान के अनुसार संचालित हो सके। कैसा संचालित हो सके? विधि और संविधान के। इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात है जो मैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब अराजकता की स्थिति थी, आपने पढ़ा होगा हाब्स को, HOBESS, हाब्स को आपने पढ़ा होगा। उसने अपने थ्योरी भी दी थी, राज्य का भी सिद्धांत दिया, संप्रभुता का सिद्धांत दिया और निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिया। क्योंकि ये जिस समय अपने दर्शन दे रहा था, ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ। किसी भी देश की सबसे प्रशासनिक व्यवस्था की भद्द तब पिटती है जब उस देश के नागरिक ही आपस में लड़ने लगते हैं। वह देश की सबसे बुरी स्थिति और अवस्था होती है। इस बुरी स्थिति और अवस्था से निकलने के लिए राज्य के नागरिकों ने
समाज ने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया है अराजकता का अंत करने के लिए। तो अभी मैं कह रहा था कि लेवियाथान एक दैत्य का नाम है और उसने अपने ग्रंथ का ही नाम रख दिया, हाब्स ने लेवियाथान। वो कहता था कि जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे साथ दो पैदा हुए हैं, एक हाब्स पैदा हुआ और एक भय पैदा हुआ, क्योंकि वह ब्रिटेन की अराजकता से त्रस्त था। तो ब्रिटेन की अराजकता को जब मैं हाब्स ने अपनी आंखों से देख लिया था, तो वह एक निरंकुश सत्ता की स्थापना करना चाहता था। हम लोग इतने लंबे 712 मीर कासिम के आक्रमण से ही भारत लगातार गुलामी की साया में जी रहा है, गुलामी के साये में जी रहा है। 1947 तक लगातार हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास रहा है। हम प्रतंत्र रहे हैं, कभी मुगलिया, कभी कोई बाह्य आक्रमण, वो शुरू हो जाता है ईसा से पहले से ही, लेकिन 712 से विशेष, क्योंकि सिकंदर आया चला गया, उसे विशेष सफलता नहीं मिली। सुंग आए तो इसी देश के होके रह गए, अपना वतन बना लिया, इसी धर्म में समाहित हो गए। अब नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, तो हमें तो अपने केवल राजनीति की बात करनी है। नए कंसेप्ट ने इतिहास के राखी गढ़ी से मिले साक्ष्य और रेडियो कार्बन तिथियों C12 और अनेकानेक, अब तो डीएनए आ गया, तो अब ये सिद्ध होने जा रहा है कि भारत की जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वही सिंधु सभ्यता थी, वो भिन्न सभ्यता नहीं थी। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हम ही हैं, दुनिया को मनुष्य की खोज करने वाली संस्कृति हम ही हैं, वही सभ्यता है जो आज तक, जिसे बाद में दो द्विराष्ट्रवाद, टू नेशन थ्योरी सिद्धांत देने वाला कभी अलामा इकबाल ने लिखा था, बाद में तो वो भारत का अपराधी हो गया। अलामा ने लिखा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो अब सारी तिथियों से, अब वैज्ञानिक पद्धति से यह सिद्ध हो रहा है कि हमारी सभ्यता जो सैंधव सभ्यता नहीं है, वो वैदिक सभ्यता है। खैर, तो जब राज्य में अराजकता बढ़ती है जहां भी, तो हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। हमारे यहां जब स्वतंत्रता की लंबी जंजीरें हमने देख ली, तो हमने वो क्रूरता देखी, वो दमन देखा, जलियांवाला बाग देखा, स्वतंत्रता की रणचंडी को कितने बलिदानी पुत्रों ने, कितने हुतात्माओं ने अपनी आत्मा अर्पित की, अपने सिर अर्पित किए और इस राष्ट्र को बनाया, इस देश को बनाया। भारत की जनसंप्रभुता मध्यरात ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, मध्यरात्रि को भाग और नियति मिल रही थी। नेहरू का लाल किले के प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण। तो जो पूरी अराजकता का अंत करने के लिए हम क्या करते हैं? राज्य बनाते हैं, और पहले तो कठोर राज्य बनाएंगे। अब मैं प्रवेश करता हूं। तो शुरू में दुनिया में जब से प्रशासन का जन्म हुआ, तो प्रशासन, चूंकि सुरक्षा चाहिए, नागरिकों की रक्षा चाहिए, बाह्य आक्रमणों से रक्षा चाहिए, नागरिक महफूज रहने चाहिए, अत्यंत सुरक्षित नागरिक होने चाहिए, नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, अन्य सुरक्षा चाहिए। तब हमने क्या किया? कठोर शासन किया। और कठोर शासन मैंने, एक ही शासक है और पूरे देश पर वो राज कर रहा है। इस शासन की इस पद्धति को हम केंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति जब एक स्थान पर केंद्रित होती है, सर्वोच्च शक्ति जब एक स्थान पर केंद्रित होती है, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। और भारत में भी जो प्राचीन पद्धति थी शासन की, राजतंत्र, मोनार्किया, चाहे वो यूरोप हो चाहे एशिया हो, विश्व के चारों ओर, चतुर्दिक विश्व में चारों तरफ वैश्विक स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो राजतंत्र की थी या धर्मतंत्र की थी। कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, लोकतंत्र नहीं है। और राजतंत्र की विशेषता होती है कि राजा ही कार्यपालिका, राजा ही विधायिका और राजा ही न्यायपालिका होता है। सत्ता का किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है।
वही सर्वोच्च न्यायाधीश, वही विधि का सर्वोच्च निर्माता, जो राजा कह दे वही विधि है, रोजाजा निर्णय दे दे वही न्यायिक निर्णय है। और जिस तरह राजा प्रशासन करता था वह उसके प्रशासन की स्टाइल होती थी, वह उसका प्रशासन हुआ करता था। तो इस प्रकार हम जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, यह व्यवस्था सत्ता के बांटने, सत्ता को एक ही स्थान पर केंद्रित करें, और या सत्ता को हम अन्य स्थानों पर भी बांट दें, इसी के आधार पर सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता है। सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि शुरू में हर प्रकार की प्रशासन, विश्व के चहुओर जिस प्रकार विश्व की प्रशासनिक व्यवस्था थी वह केंद्रीकरण की थी, विकेंद्रीकरण की नहीं थी। यद्यपि आप भारत के इतिहास और दर्शन को देखेंगे, भारत की राज समाज को देखेंगे, वैदिक युग को देखेंगे, बौद्ध के युग को, जैन के युग को आपको पढ़ना भी है फर्स्ट पेपर में, तो उसमें राजा पर इतने आरोप हैं, राजा पर इतने प्रतिबंध हैं कि वह राजा निरंकुश नहीं हो सकता है, वह अधिक से अधिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं कर सकता है। अब लेकिन राजतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है कि वहां पर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है, और सत्ता के केंद्रीकरण का माने सत्ता, एक ही सत्ता पूरे राज्य पर शासन करेगी, इसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। सत्ता का कोई बंटवारा नहीं, इसको हम कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे यूनाइटेड किंगडम माने संयुक्त राज्य अर्थात ब्रिटेन, ब्रिटेन को आप पढ़िए, ब्रिटेन में सत्ता का कोई विभाजन नहीं है। ब्रिटेन में एक ही प्रधानमंत्री है जो पूरे देश पर, उसका मंत्रिमंडल, उसके मंत्री शासन करते हैं। बाकी आप क्रिकेट के शौकीन हैं लोग, आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में काउंटी क्रिकेट खेला जाता है। वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन उसमें कोई सत्ता नहीं होती है, कोई जिला नहीं होता है, वहां पर कोई शक्ति नहीं, एक ही शक्ति है प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट की, और वही पूरे देश पर राज करते हैं। तो ये है सत्ता का केंद्रीकरण, कोई विभाजन नहीं। लेकिन आप जाइए अमेरिका, 1600 से बात शुरू हुई और 1779 79 जब अमेरिका बनता है तो वहां पर एक नए प्रकार के सत्ता के सूत्र का संचालन होता है। वहां पर सत्ता का विभाजन केंद्र और संघ और राज्यों में हो जाता है, क्योंकि वहां राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया था, केंद्र बनाया था, इसलिए वहां सत्ता का विभाजन है। एक शक्ति संघ की शक्ति और दूसरा राज्यों की शक्ति, और उनका स्पष्ट डिवीजन किया गया। भारत का जब संविधान बनने लगा तो यहां भी सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया, स्पष्टता सत्ता का विभाजन किया गया। तो ये वह तमाम कारण हैं जो सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इसमें देश की एकता और अखंडता बहुत आवश्यक है। और इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए भारत में हम लोगों ने, आपको बीए फर्स्ट ईयर में मैंने आपात उपबंध पढ़ाया था, याद है क्या क्या है आपात उपबंध? इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रीय आपात, हाँ, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। इस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है, उसका नाम क्या है? 352 सर। हाँ, उसको क्या कहते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य का अगर किसी प्रांत का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल है, तो 356। और अगर हमारी वित्तीय अवस्था, भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक नहीं रहती है, तब ऐसी स्थिति में 360। सब याद है आप सबको? थोड़ा सा उसे पढ़ते रहिए कि बिल्कुल वो क्लियर बना रहे, सबको मूल चीजें सबको ज्ञात हैं। तो इस प्रकार यह 352, 356 और 360, इसके माध्यम से हमने देश की सुरक्षा के लिए विकेंद्रीकरण करते हुए, जब 352, 356 और 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ। अगर ऐसी स्थिति आएगी
तो देश का प्रशासन केंद्रीकृत हो जाता है, देश के प्रशासन का स्वभाव केंद्रीकरण का हो जाता है। और अगर केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन होता है तो इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसी प्रकार एक अमेंडमेंट हुआ भारत में, विशेष रूप से 73rd अमेंडमेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन। इसने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसने गांव पंचायत को भी सत्ता के विभाजन का एक स्तर, टीयर मान लिया गया, और एक स्तर मान लिया गया और उसको संवैधानिक मान्यता दी गई। ग्राम प्रधान संवैधानिक, पंचायत, ग्राम पंचायत का सदस्य संवैधानिक, संविधान में उसका उल्लेख है। तो इस तरह हमने सत्ता का व्यापक विभाजन किया, सत्ता को बांट दिया, सत्ता को बिखरा दिया। और सत्ता का बांटना, सत्ता का बिखराव, सत्ता, इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब मैं समझता हूं कि आप लोग इसकी मूल अर्थ को, प्रकृति को समझ गए हैं, क्या है केंद्रीकरण और क्या है विकेंद्रीकरण। कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा था, कुछ बोलना चाह रहे थे कोई? यस सर। सर 356 जो है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उपबंध, यही बात 365 में भी कही गई है, थोड़ा दूसरे तरीके से। हाँ, वो 365 में कॉग्निजेंस लिया जाता है, 56 में उसमें कंप्लायंस है। उसमें अब ये थोड़ा सा विषयांतर होके दूसरे तरफ चला जाएगा, विधि के तरफ। हमारा संविधान मौलिक विधि भी है और प्रक्रिया विधि भी है। तो संविधान के कुछ उपबंधों में परिभाषित, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तो वहां क्या, 355 में, उसके पहले 56 से पहले 55, अगर किसी राज्य में केंद्र सरकार का, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज का विश्वविद्यालय है, उस पर कोई खतरा है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके 355 का प्रयोग करते हुए यहां पैरा मिलिट्री भेज देगी। तो केंद्र कैसे कैसे राज्य को नियंत्रित करेगा, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, यह 356 की परिभाषा के पहले 355 उसकी प्रक्रिया है। और यह 65 तक प्रक्रिया जाती है कि राज्य क्या क्या केंद्र सरकार कर सकता है। वो बात, वो प्रक्रिया की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में फंडामेंटल लॉ भी है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। संवैधानिक, वह संविधान, संवैधानिक लॉ के टर्मोलॉजी में उसे संवैधानिक विधि कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो अपने आप में वो मौलिक विधि भी है और प्रक्रिया विधि भी है, थोड़ा सा लीगल टर्मोलॉजी हो जाता है। तो संविधान में अब जैसे प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, इसकी प्रक्रिया लिखी गई है, तो वो प्रक्रिया विधि हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वही बातें बार बार आवृत्ति की जाती है, ऐसा नहीं है। वो प्रक्रियाएं हैं जिसमें केंद्र और राज्य को अधिकारों के विषय में परिचर्चा की गई है और पर्टिकुलर अनुच्छेदों में उसकी परिभाषा की गई है। आशा है आप समझ जाएंगे। ये BLLB के स्तर का विषय है, लेकिन आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने इसका प्रत्युत्तर देना जरूरी समझा, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। जहां पर स्पष्ट परिभाषा, स्पष्ट बात लिखी जाती है, उसे फंडामेंटल लॉ कहते हैं। और ऐसा कई चीज है विधियों में, जैसे CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसी में मौलिक विधि भी है और उसी में प्रक्रिया विधि भी है। लेकिन जैसे CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, और उसकी मौलिक विधि है IPC, इंडियन पीनल कोड। तो इसीलिए संविधान में प्रक्रिया भी लिखी गई है और संविधान में परिभाषा भी है। तो इसीलिए संविधान फंडामेंटल लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है, इसीलिए उसका एक्सटेंशन है। इस 356 का ही एक्सटेंशन जाता है, 55 में भी एक्सटेंशन है, उससे एक अनुच्छेद पहले और उसके बाद में भी है। तो आशा है आप इसे समझ गए होंगे, वो प्रक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार जहां पर सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए, सारी शक्तियां देश की एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में, एक बड़े पद में, उसको हम प्रशासनिक तकनीकी शब्दावली में, प्रशासन की शब्दावली में उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। और सत्ता केंद्र में भी, फिर राज्यों में भी
जिले में और गांव की गलियों तक जब सत्ता चली जाती है, सत्ता का अस्तित्व, छोटी ही सत्ता, बड़ी सत्ता वहां, फिर प्रांत में सत्ता, फिर जनपद में सत्ता, फिर ये सत्ता का विभाजन गांवों तक, तो इसे हम कहते हैं प्रक्रिया विधि, इसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये सत्ता का स्वरूप होता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यह सत्ता का स्वरूप होता है। सत्ता अगर अपने को विभाजित कर लेती है, और एक चीज और स्पष्ट हो जाएगा आप सभी को, जब हमने बताया कि सत्ता का स्वरूप सदैव विश्व में आज भी सत्ता पिरामिड की तरह है, जाकर के एक ही सत्ता अंत में बचती है। तो प्रशासन का स्वरूप पिरामिड की तरह है, और पिरामिड की तरह ही सत्ता का विभाजन आपने है, जो आदेश की एकता हमने, नियंत्रण पढ़ा है हमने, हायरार्की पढ़ी है, हायरार्की पद सोपान पढ़ा है, ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लेकिन जब हम पिरामिड पर चले जाते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, तो सत्ता का केंद्रीकरण होने लगता है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण सत्ता के वे सूत्र हैं, प्रशासन के वे सूत्र हैं। माना जाता है, एक मौलिक सिद्धांत है राजनीति विज्ञान का, कि जो सबसे कम शासन होता है वह श्रेष्ठ शासन होता है, और वह वहां के नागरिक अत्यंत खुशहाल होते हैं। लेकिन ये परिकल्पना है, एक आदर्श है। अच्छा शासन, कम शासन वही हो सकता है जहां के नागरिक स्वयं अनुशासित हों, और इतना वहां का की जनसंख्या में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जागरूकता हो, नागरिक जागरूकता हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, हम आपस में वैर विरोध झगड़ा न करें, तो न्यायालय में, पुलिस के यहाँ कोई मामला नहीं जाएगा, तो प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अवसर कम मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, कम शासन। और कम शासन तब होता है जब हम सत्ता का थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करते हैं। तो एक ही व्यक्ति शासन नहीं करेगा, अन्य शासन में सम्मिलित हो जाएंगे, और सत्ता बिखेर दी जाएगी गांव की गलियों तक। तब यह जो बटी हुई शक्ति है अपने लोकल एरिया में, जैसे गांव के लोगों का विकास कैसे होगा ये गांव के लोग जानते हैं, तो सत्ता गांव के लोगों तक दे दी गई, जनपदों में दे दी गई, राज्यों में दे दी गई। तो ये सत्ता का विभाजन है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता एक स्थान पर अपने को केंद्रित न करे। महात्मा गांधी का आपने नाम सुना होगा, दुनिया के बड़े राजनीतिक सुधारक, आंदोलक, आध्यात्मिक, और एक ऐसा आध्यात्मिक नेता जो राजनीति में भी जाता है और राजनीति के, भारत की राजनीति का परिवर्तन करता है। उन्होंने जो परिकल्पना की वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के त्रिभुज मॉडल की जगह पर, पिरामिड मॉडल की तरह पर वृत्तीय मॉडल, लेकिन वित्तीय मॉडल हाई मैरिटी की मांग करता है, उच्च नैतिकता की मांग करता है। हम जैसे हम भाजपा की आलोचना करते हैं, हम सपा की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना, कम्युनिस्ट की आलोचना करते हैं, लेकिन वे वही आलोचक होते हैं। मुझे कई मेरे विद्यार्थी भी ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, सर आपने ये बातें लिखी हैं आप, लेकिन वो खुद जात की बात करता है, वो जिस पार्टी का सपोर्ट करता है उसी पार्टी, वो पार्टी उसी जात की होती है। तो हम किस मुंह से इस पार्टी का समर्थन करें, उस पार्टी का समर्थन करें? यहाँ कोई नीति सिद्धांत नहीं है। तो ये सब सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए है। और लोकतंत्र में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि सरकारों का निर्माण जनता से होता है। ऐसा इसलिए होता है, अभी मैं प्रश्न करूं कि लोकतंत्र की में जो संप्रभुता है वो कहां पाई जाती है? भारत की संप्रभुता कहां पाई जाती है? एक प्रश्न मैं आपसे करूं। सर लोगों में हाँ, कहां पाई जाती है? जनता में। सर जनता में। जनता में ये कहीं बात लिखी गई है बेटा? ये सर प्रियम्बल में, क्योंकि डिस्क्राइब वी द पीपल ऑफ इंडिया। गुड 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 गुड। हम भारत के लोग, भारत को
हम भारत के लोग भारत को Sir, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a हिंदी sovereign मेरे को हम secular बताते हैं भाई, हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ संविधान बनाने के लिए एतद द्वारा ये सब बातें की गई है। उसमें संप्रभुता की बात कही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशल, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए तो ये सारी बातें कही गई भारत में ये निवास करती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब लोकतंत्र आया, राजतंत्र से यात्रा करते करते जब हम लोकतंत्र तक आए, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने प्रियम्बल के माध्यम से बताया और बिल्कुल वही बात सही है कि जो हमारी सॉवरेनिटी ट्रस्ट करती है वो भारत की जनता में ट्रस्ट करती है, भारत की जनता में निहित होती है। तो जब लोकतंत्र, अब ये कारण लिखाने के पहले सारी स्थिति आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने ही लोकतंत्र का प्रयोग धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 1600 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1600 में, और जब फिर 1789 आता है तो लोकतंत्र का एक और प्रयोग होता है, वहां सत्ता का विभाजन अमेरिका में देखने को मिलता है। तो वहां से हमने सत्ता को बांटना सीखा, विकेंद्रीकरण सीखा, सेपरेशन ऑफ पावर सीखा, वहां से हमने चेक एंड बैलेंस सीखा, वहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीखा, वहां पर हमने तो ये सारी स्थिति, ये सारी चीजें तब आती हैं, ये सारी स्थिति तब उत्पन्न होती है, ये सारी स्थिति सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब हम लोकतंत्र को अंगीकार करते हैं, एक सभ्य दुनिया में आ गए हैं। वहां पर अब विकेंद्रीकरण की मांग तेज होने लगी और विकेंद्रीकरण युग का यथार्थ ग्राउंड रियलिटी बन गई कि हम सत्ता को विभाजन करें। तो यही है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, हम केंद्रीकरण को अंगीकार करें या विकेंद्रीकरण को अंगीकार करें, तो हमें दोनों को स्वीकार करना होगा। देश की अंत में भारत के संविधान में संकल्प क्या लिया गया है, एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। उसके पहले कहा गया 3 लक्ष्य दिए गए, देश की एकता और अखंडता, सारा समाजवाद सब कुछ रहते हुए कहा कि देश की एकता, और बाबा साहब ने कहा देश की मौलिक संविधान में था, पंथ निरपेक्षता तो बाद में जोड़ी गई सेकुलर शब्द, लेकिन कहा क्या मौलिक संविधान में कि हम देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। तो इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इसीलिए हमने एक आदर्श के रूप में अपने प्रियम्बल में ही हमने क्या कर दिया, भारत के संविधान में भारत के लोगों ने प्रियम्बल के माध्यम से भारत के लोगों ने क्या कर दिया, कहा कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी, भारत में एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। लेकिन विकेंद्रीकरण की बात करने के उपरांत भी हमारे संविधान के बाबा साहब जैसे लोगों ने कहा कि ये सारी बातें को होते हुए भी हमारे यहाँ एक चीज अनिवार्य है कि देश की एकता और अखंडता, तो वो केंद्रीकरण की बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के भारत में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बीच की स्थिति है, दुनिया में भी है। अमेरिका ने अपना विकेंद्रीकरण किया प्रशासन का, लेकिन आज अमेरिका की स्थिति विकेंद्रीकरण के स्थान पर, वहां पर हम केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वहां पर किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विकेंद्रीकरण की भी आवश्यकता अनिवार्य है। विकेंद्रीकरण एक आदर्श है, लेकिन कभी कभी देश की रक्षा के लिए केंद्रीकरण भी करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच की जो मध्य की स्थिति है, उसमें केंद्रीकरण के स्थान पर अब हम विकेंद्रीकरण की ही परिचर्चा करते हैं। तो इसी को हम बांध के लिखाना है, केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसका मौलिक स्वरूप आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं पूरी तरह से आशा करता हूं।